बेटा प्रिंटेड मॉड्यूल भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे। हम लोग आप लोगों की ना शीट निकाल रहे हैं कि अटेंडेंस के बच्चों की बहुत बच्चे एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे पैसिव हो जाते हैं। तो अभी हमने सब लोगों का डेटा निकाल लिया कि कौन बच्चे एक्टिवली हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कौन बच्चे एक्टिवली टेस्ट दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे ये सब चीजें कर रहे हैं, जो हमारे अल्फा फोटोन वाले बैच के सब बच्चे हैं, उनको सबको प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है। शहबाज बेटा, आप लोग, आपको कूलम्स लॉ आता है तो ये वाला सारा जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को एक क्विक रिकैप भी करवा देती हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्योंकि हो सकता है लेक्चर मिस कर दिया हो। ठीक है, आर्टिस्टिक गर्ल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, आई ट्राई टू रिमेम्बर दैट दिस साइड आशिका इज देयर। ठीक है बेटा, मैं एक बार रिवीजन भी करवा दूंगी जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये वाला चैप्टर आई थिंक आप अपने स्कूल्स में या फिर ट्यूशंस में जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे कवर कर चुके होंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आज थोड़ा क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है बेटा, तो क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ध्यान से क्वेश्चन समझ लेना। ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आ सकते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी। आज की क्लास में आइडियली हमारा पहले हम थोड़े से कूलम्स लॉ से क्वेश्चंस करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद वील मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर, वील अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो हमारी ये है आज की क्लास का एम। तो बेटा ऑनेस्टली स्पीकिंग सब बच्चे जो ऐसे एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ट्राई करो कि पहले ना मतलब 5 मिनट के विद इन ज्वाइन कर लो, क्योंकि पहले हमारे पास टाइम क्योंकि 1 घंटे का कम है, तो अगर बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सब बच्चे ट्राई करो कि टाइम से ज्वाइन कर लो क्लास। 9 से 10 की एक क्लास है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी उनके लिए। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने कुछ खास नहीं करवाया था। लास्ट क्लास में एक तो हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, वो सारा थियोरेटिकल पोर्शन है। एक हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि फ्रिक्शन से मतलब रब करते हो अगर आप दो मटेरियल को, तो आपके चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं। एक होता है मेथड कंडक्शन का, जिसमें आप एक चार्ज मटेरियल को अनचार्ज मटेरियल से टच करोगे जब, तब व्हेन यू टच दोस टू मटेरियल्स, तब हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी चार्ज हो जाएगा। और एक मेथड हम लोगों ने देखा था इंडक्शन का, एक मेथड हम लोगों ने देखा था इंडक्शन का, कि अगर मैं किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास भी ले आती हूँ, तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उस पर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाएगी। वेरी गुड नैन्सी बच्चों। तो अब एक बार कूलम्स लॉ वाला जो पार्ट है वो हम रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे आज के लिए रेलेवेंट है, उससे ही हमारे क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व होंगे। तो कूलम्स लॉ में यार आपने बचपन में पढ़ ही रखा है कुछ ऐसे। कूलम्स लॉ में मैंने कोई अलग चीज नहीं पढ़ाई थी आपको जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा की हो, है ना। बचपन में पढ़ा था। कूलम्स लॉ क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उसके बीच की फोर्स पता चल जाती है यूजिंग कूलम्स लॉ, है ना। इस चीज से तो सब बच्चे अग्री करेंगे कि हाँ मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं उनके बीच की फोर्स पता चल जाती है कूलम्स लॉ से। और वो फोर्स का भी वैल्यू हमारे पास कितना आता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसको भी सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। वी गेट द वैल्यू एज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जो हमारा कूलम्स लॉ से फोर्स आती है वो हमारे पास आ जाती है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, कि अगर मैंने अपने चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस कर रखा है, अगर हमारे चार्जेस वैक्यूम में प्लेस्ड हैं, तो ये जो के होता है इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होती है हमारी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर इन चार्जेस को मैंने किसी भी मीडियम में प्लेस कर रखा है, अगर इन चार्जेस को किसी और आपने मीडियम में प्लेस कर रखा है, वैक्यूम में आपने प्लेस नहीं कर रखा होता, तो आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम को कैसे डिफाइन कर सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पर ये जो होती है टर्म, ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। दिस इज आर रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज आर रिलेटिव परमिटिविटी, एंड द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज बिटवीन, मतलब किसी भी 1 से इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 से इंफिनिटी होती है। बेटा ये फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी अगर मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन मैं परमिटिविटी के केस में कैसे लिखूंगी, 1/4 पाई, अब नीचे आ जाएगा एप्सिलम आर एप्सिलम नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोर्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं ताकि स्टार्टिंग से आप लोगों की रिवीजन हो। थर्ड चैप्टर अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी सीधा कराते तो समझ आने में दिक्कत होती, कैपेसिटर वगैरह कुछ समझ नहीं आता। फिर जब मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग कराती कैपेसिटर की, तो बच्चे बोलते मैम ये तो क्या ही हो गया, कमाल जादू क्या करा रहे हो ये कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद बेटा इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था।
है ना, इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था। तो वेक्टर फॉर्म में कुछ मैंने ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं करी है, कुछ खास काम नहीं करा है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, फोर्स हमारा वेक्टर होता है। तो फोर्स का वेक्टर नेचर कैसे रिप्रेजेंट होएगा, जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है उनके अलोंग मेरी फोर्स लगती है। सो आई कैन राइट दिस एज के Q1 Q2 आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब, सॉरी आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, दोनों साइड पे ऊपर नीचे से मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया था। हमारी दूसरी जो क्लासेस चल रही है उसमें 1.5 घंटे की 2 क्लास हो रही है दिन में। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप मुझे बता दो, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। वो आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना। जिन बच्चों ने मुझे पिछली बार टेक्स्ट किया था उन सबकी जो डिटेल्स है मैंने फॉरवर्ड कर दी है। तो जो बची हुई टीम है वो आप लोगों के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज हम लोगों ने क्या देखी थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फाइनल चीज जो हमने कल की क्लास में देखी थी दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी सिंपल चीज है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ अलग चीज नहीं बोलता। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो एक पॉइंट पे नेट फोर्स लग रही है, नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज बिकॉज ऑफ, अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगी उसको मैं सम कर लूंगी। इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दी चार्जेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने हमारे पास चार्जेस है सबका वेक्टर सम में ले लूंगी तो मेरे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ जाता है। क्लियर है बच्चों, थोड़े से क्वेश्चंस करवा दूं इसके। चलो इसके क्वेश्चन करते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ। ये 2013 आपका मेन में आया था और ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आपका नीट में भी आ रखा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करो। इसमें थोड़ा सा SHM वगैरह वाला जो पार्ट है ना वो भी थोड़ा सा यूज हो रहा है, बट ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्टली हमें फोर्स निकालनी है। वेरी गुड बेटा, बच्चे ने बोल दिया ए। ए ऑप्शन मतलब वाई के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो कैसे आ रहा है क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, दो हमारे पास चार्जेस है, बोथ आर इक्वल टू क्यू। राइट, वी आर हैविंग टू चार्जेस, बोथ आर इक्वल टू क्यू। ये मेरे दो चार्जेस हैं। बिल्कुल सही बोल दिया बेटा आंसर सब बच्चों ने। ठीक है, ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, दोनों क्यू के बराबर हैं। एंड दे आर केप्ट एट x इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इज इक्वल्स टू ए ऑन x एक्सिस। तो अगर ये मेरा x एक्सिस है, अगर ये मेरा x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चार्ज a डिस्टेंस पे है, ये वाला भी जो चार्ज है वो a डिस्टेंस पे है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, ये ऑप्शन सही आएगा। गुड जॉब। कैसे आ रहा है वो भी निकाल लेते हैं। अब आपको क्या बोला है कि एक चार्ज, एक पार्टिकल आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया ओरिजिन पे। एक पार्टिकल आपने जिसका मास है m, जिसका मास है m और चार्ज है Q0/2, चार्ज है Q0 विच इज Q/2, यू हैव प्लेस्ड इट एट द ओरिजिन। और अब आपने उसको दे दी एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज डिस्प्लेसमेंट देने के बाद वो कुछ इधर पहुंच गया और आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है उसको y के बराबर। You have given it some displacement such that y is much less than a along the x axis. So you have to determine कि कितनी नेट फोर्स लग रही है इस वाले पार्टिकल पे। तो बेटा नेट फोर्स निकाल लोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नेट फोर्स आ जाएगी, है ना बेटा। फोर्स, ये वाला जो पार्टिकल है, लेट मी से दिस इज फर्स्ट, लेट मी से दिस इज सेकंड। फर्स्ट पार्टिकल की वजह से फोर्स कुछ ऐसे आ जाएगी F1, है ना। और सेकंड पार्टिकल की वजह से इसी की लाइन के अलोंग जो मेरी फोर्स है वो F2 कुछ ऐसे आ जाएगी। दिस इज ऑल्सो ओके, क्लियर है। ठीक है बेटा, तो अब होगा क्या, अगर मैं बोल रही हूँ दैट दिस एंगल इज थीटा, देन दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा। और ये F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। वेरी गुड, वाई नेग्लिजिबल हो जाएगा, बाद में करेंगे वाई नेग्लिजिबल। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। मतलब के Q मल्टीप्लाइड बाय Q0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा ना, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा ना। तो के Q0 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा मामला। इज दिस ओके, F1 और F2 आ गई, यहां तक क्लियर है स्टेप्स, है ना। दोनों फोर्सेस इक्वल है, चार्ज इक्वल है। यहाँ पर हमने Q0 चार्ज रखा ही है, Q0 की वैल्यू भी हमें पता है Q/2 के बराबर होती है ना बेटा। तो अब अगर मैं इसमें आगे सॉल्व करूं तो अब यहाँ पे मैं करूंगी वेक्टर। अब मैं वेक्टर वाला होता है ना हमारा, वेक्टर के कंपोनेंट्स लेने सिखाए होंगे बचपन में टीचरों ने तुम्हें, तो वो ले लूंगी मैं। एक फोर्स हमारी ऐसे है, दैट इज F। दूसरी फोर्स हमारी ऐसे है, दैट इज ऑल्सो F। तो मेरे दो कंपोनेंट कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा F cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा F cos थीटा, क्योंकि ये एंगल हमने थीटा लिखा था। यहाँ पर भी आ गया F cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा
एफ साइन थीटा दोनों से, एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा। तो बेटा मेरी जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 2f साइन थीटा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 2f साइन थीटा। तो अब मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज अज्यूम कर दूंगी, है ना। एफ की वैल्यू कितनी आई थी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो आई कैन सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू। एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू, क्यू नॉट की वैल्यू इज क्यू बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज दिस ओके, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये साइन थीटा का क्या करेंगे यार, इस ट्राइंगल में साइन थीटा भी तो निकाल सकते हो। ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है इसमें साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो परपेंडिकुलर है वाई, हाइपोटेन्यूस है आपकी रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो आई कैन राइट दैट हियर, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां से हमारे पास एफ नेट का एक्सप्रेशन आ जाता है। एफ नेट का हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर। ठीक है, नाउ इट इज गिवन टू यू, नाउ इट इज गिवन, क्या गिवन है भाई हमको, दैट y की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू a। y की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी है एज कंपेयर टू a। तो यहाँ पर वो भी तो चीज हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना बेटा, जैसे ही y की वैल्यू हम छोटी अज्यूम करेंगे वैसे ही हमारा जो y वाला टर्म है वो कट जाएगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर से कट जाएगा। कैसे कटेगा, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन, अब डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अगर वाई स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया अगर हमने, if I'm taking a square as common, I will be left with 1 plus y square upon a square raised to 3/2. And now we know that this term will be very, very, very small. This term will be very, very, very small. So I can directly write that f net will be equals to what? K q square y upon a q. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से that f net जो है that is coming out to be directly proportional to y. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है उस क्वेश्चन का। सो वेरी गुड, जिन बच्चों ने बोला ऑप्शन ए, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन यार आपका जेई में भी आ सकता है, कोई वो नीट में भी आ सकता है, जेई में आ रखे हैं ऐसे आपके कूलम्स लॉ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नीट में भी आ रखे हैं। क्लियर है बच्चों, आगे चलूं। ठीक है, नोट डाउन भी कर लिया तो आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर हम लोग। यस मैम, यस मैम, वेरी गुड। 2-3 बच्चे यस मैम बोल रहे हैं, बाकी बच्चे ये बताओ। पूजा ने बोल दिया, डॉली इज सेइंग यस मैम, यश ने भी थम्स अप दिखा दिया, बढ़िया एकदम। ठीक है, चलो नए नए बच्चे भी बोले, श्रुति इज योर, दीप्ति इज योर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका 2021 जेई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास थोड़े मेन के क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि नीट के क्वेश्चन जेई मेन के क्वेश्चन से थोड़े आसान होते हैं। तो अगर हम जेई के कर लेंगे तो नीट के हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है बेटा, स्लाइड विजिबल है मेरी अब आई थिंक। सो यहाँ से हम देख सकते हैं बेटा दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2d। 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, बोथ ऑफ देम आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2d। अ थर्ड चार्ज व्हिच इज अ प्रोटॉन, इट इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट एंड इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय अ डिस्टेंस x। जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था ये सेम क्वेश्चन, जो अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, दिस इज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। तो पिछले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन थे, 2 चार्जेस गिवन थे, एक चार्ज को आपने ऊपर नीचे हिला दिया था। तो आपसे पूछा था कि बता दो बेटा क्या उसमें फोर्स लगेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, थर्ड हमारा सही ऑप्शन आएगा, गुड जॉब सम्राट बच्चा। तो यहाँ पर भी हमारा सेम एनालिसिस लगेगा। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और आपको बोल रखा है कि दोनों ये डिस्टेंस पे हैं, 2d डिस्टेंस पे हैं। इनके मिड पॉइंट पे, इनका जो मिड पॉइंट है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स का मिड पॉइंट है, ये d डिस्टेंस है, ये भी मेरा d डिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मिड पॉइंट है इस पे हमने प्लेस कर दिया है, एक सेकेंड बच्चों, गिव मी अ सेकेंड। हेलो, यस, आई अपोलोजाइज वो देयर वाज अ कॉल व्हिच आई वाज कंटिन्यूअसली getting।
हाँ इसी साल आया है, 2021 में भी आया, 23 में भी शायद ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी देख लो कि आंसर इसका कैसे आया। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सम्राट बेटा, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये आपके दो इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा प्रोटॉन है। प्रोटॉन को भी हमने वही किया है कि वी हैव डिस्प्लेस्ड इट बाय अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द फिक्स चार्जेस। तो बेसिकली प्रोटॉन को मैंने इस तरीके से डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, इज दिस ओके? ये मेरा ब्लू वाला प्रोटॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। कलर कोडिंग कर दूंगी, नेगेटिव चार्जेस को येलो से बना दूंगी, पॉजिटिव को ब्लू से बना दूंगी, तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा यार वही सेम चीज कर लोगे जो अभी पिछले केस में करी थी। अब ये प्रोटॉन पे फोर्स लगेगी अट्रैक्टिव, अब ये प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी अट्रैक्टिव। ये हो गई एफ, इस डायरेक्शन में भी मेरे पास आ गई एफ। दिस इज ओके, है ना? ये दोनों फोर्सेस जो लग रही हैं अब वो एफ और एफ के बराबर है। आ गई बेटा अब स्क्रीन? अगर ये एंगल फिर से मैं थीटा ले लेती हूँ, देन दिस विल अगेन बी इक्वल टू थीटा। तो फोर्स की वैल्यू तो हम यहाँ से लिख ही सकते हैं, ये वैल्यू मेरी एक्स के बराबर है। फोर्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी? फोर्स विल बी इक्वल्स टू एफ, दोनों पे चार्ज आपका इक्वल होता है, एफ ई स्क्वायर हमारा चार्ज हो जाएगा, है ना? एफ ई स्क्वायर हमारा चार्ज है, या फिर उन्होंने क्यू स्क्वायर लिख रखा है तो क्यू स्क्वायर ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन में हमारा क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एफ क्यू स्क्वायर हमारा चार्ज है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर भी जब हम नेट निकालेंगे, यहाँ पर भी जब आप लोग नेट निकालोगे, तो बेटा कॉस थीटा वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, खाली साइन थीटा वाली टर्म आएगी। 2f साइन थीटा से हम नेट फोर्स निकाल लेंगे। चलूं आगे? ठीक है, शुड आई मूव फॉरवर्ड? ऑल राइट, तो अब खाली प्लग इन करनी है वैल्यूज। एफ नेट की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स कितनी आई थी? के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगेन इट विल बी एक्स अपॉन perpendicular upon hypotenuse. So x divided by under root of x square plus d square. So I will get x divided by under root of x square plus d square. So यहाँ से we can see that f net is again equals to what? 2kq square x upon x square plus d square raised to 3/2. तो बेटा यहाँ पर फिर से वही अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे हम लोग, दैट x की जो वैल्यू है हमारी वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू d। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो हमारी काफी छोटी है एज कंपेयर टू d। तो इस केस में हमारे पास उसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2kq स्क्वायर x, 2kq स्क्वायर x अपॉन d का क्यूब। इज दिस ओके? यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं? एक सेकेंड बेटा, अभी विजिबल है पूछा बच्चा? ये वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा। ठीक है, अब आपको पता है फोर्स कितनी होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ना यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, हर जगह पे नेगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो चाहे नेगेटिव साइन लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हमारी कितनी हो जाएगी? -2a/क्यू² अपॉन डी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय x। तो बेटा ये ले लिया ना इसने SHM का फॉर्म, दिस हैज टेकन द फॉर्म ऑफ SHM। ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से? ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, है ना? ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी मैम? डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ 2k, अंडर रूट ऑफ 2kq स्क्वायर अपॉन m d क्यूब आ गई। अगर ये k को मैं एक्सपैंड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्टली ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब। इज दिस ऑल्सो ओके? ये भी सही है बच्चों? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन 3, है ना? ऑप्शन 3 तो करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आ गया। बेटा ओमेगा स्क्वायर है ना, जो आपकी एक्सेलरेशन होती है, इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ओमेगा इसका अंडर रूट हो जाएगा ना। ठीक है अनीता बेटा, है ना? SHM में पढ़ा होगा। इस चैप्टर को मुश्किल बनाने के लिए यही कर रखा है, पूरी HC वर्मा उठा लो, HC वर्मा में हर जगह पे खाली SHM घुसा रखी है।
इस चैप्टर को मुश्किल बनाने के लिए कर ही ये रखा है कि एसएचएम के कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तभी जो बच्चे मेरे हैं, मैंने उनको बार बार बताया था कि जब एसएचएम पढ़ा रही हो तो ढंग से पढ़ लेना, ये सारा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज में आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। ये एक बार मुझे सॉल्व करके बता दो बेटा, क्या आंसर आएगी इसकी। ठीक है, ये बच्चे बोलते हैं ना मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 3-4 चार्जेस आपके प्लेस कर दिए, आपको बताना है कि वैल्यू कितनी है क्यू की। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। दिमाग कैसे लगाओगे? 3 चार्जेस प्लस क्यू, क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, d/2 एंड d। सब कुछ गिवन है यार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जेन्युइनली ये तो सिंपल था, मेरे को लगा ये थोड़ा सा मुश्किल वाला है। ये हमारे 2 चार्जेस हैं क्यू, इनके एग्जैक्ट बीच में एक दूसरा चार्ज प्लेस करना है स्मॉल क्यू, और आपको डिस्टेंस भी गिवन है ना, इन सारे चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी गिवन है। ये तो मेरा 0 पे है, ये डिस्टेंस d/2 है, डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल्स टू d/2। ठीक है, हाँ ये पूरा सिस्टम मेरा मस्त। ये वाला जो चार्ज है, अब आपको बोला है कि नेट फोर्स जो मैंने इस वाले चार्ज पे लग रही है, जो नेट फोर्स इस वाले चार्ज पे लग रही है वो मेरी 0 है। तो अगर ये मेरा चार्ज 1 है, ये मेरा चार्ज 2 है, तो इस पे नेट फोर्स कैसे लगेगी? इस पे नेट फोर्स कैसे लगनी चाहिए बताओ? इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स जो लग रही है वो 0 है। नेट फोर्स फाइंड आउट कर लो। तो मतलब हमारे को क्या गिवन है, दैट एफ नेट विच इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 मस्ट बी 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपका d/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? k मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय d/2 का होल स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 0। दिस शुड बी इक्वल टू 0। रेशियो वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? के क्यू क्यू ऊपर 4 आ गया डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। निकालना यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालना, कितनी आएगी? स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालो, के कट जाएगा, एक कैपिटल क्यू कट जाएगा, डी स्क्वायर कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा भाई, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास? 4q प्लस क्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई -q/4। आ जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डिसअपॉइंट तो नहीं होगे ना कि भाई ये क्या दे दिया मैम, ये कैसा क्वेश्चन है, जेई में ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? है ना, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलो वेरी गुड। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। अब अगली चीज, अगले टॉपिक पे ही मूव ऑन करेंगे सीधा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा क्योंकि हम फास्ट चलेंगे तो काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। और भी क्वेश्चंस थोड़े से आप लोग देखना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जो आप लोगों ने पहले ही अपना 11th में टॉपिक्स थोड़े से पढ़ रखे हैं ना, मैकेनिक्स वगैरह के, उनसे भी थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे ये रिलेट करके दे देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा डिफिकल्ट हो जाए मामला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम्ब लॉ में। तो अगर नीट और जेई में थोड़ा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन आता है तो वो मेजरली कूलम्ब लॉ से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन इजी होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं यार, मैं हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। कभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना किसी भी चीज में। मजा आ गया न्यूमेरिकल करके? तो बेटा इसी तरीके से रखेंगे ये वाली क्लास कि थियरी थोड़ी फास्ट फास्ट पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्वेश्चंस हमारे अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि आप लोग यार ऑलरेडी थियरी कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे होंगे जब आपके पास अभी यहाँ पर आप आ रहे हो तो। ठीक है, तो अब ना एक चीज समझो कि चलो आप लोग ही मुझे बताओ कि सपोज चार्ज पड़ा हुआ है, एक सिंगल चार्ज है जो कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, एक सिंगल चार्ज है जो कहीं पड़ा हुआ है। तो ऐसा तो होता नहीं कि वो जो चार्ज है वो कहीं पड़ा हुआ है तो दूसरा चार्ज जब आएगा तो वो चार्ज अचानक से फोर्स एमिट करनी शुरू कर देगा। ऐसा थोड़ी होता है ना, कि एक सिंगल चार्ज कहीं पे पड़ा हुआ है, जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा वो अचानक से चार्ज जो है वो फोर्स एमिट करनी शुरू कर देगा। ऐसा थोड़ी होता है बेटा। एक्चुअल में होता क्या है कि सिंगल चार्ज हमारा पड़ा हुआ है, एक मेरे पास एक सिंगल चार्ज है, आई एम हैविंग अ सिंगल चार्ज। तो वो जो सिंगल चार्ज है वो अपनी सराउंडिंग्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये जो मेरा सिंगल चार्ज पड़ा हुआ है, इट इज इन्फ्लुएंसिंग इट्स सराउंडिंग्स। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? वो सेटअप कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। है ना, ये जो मेरा सिंगल चार्ज मस्त पड़ा हुआ था वो अपनी सराउंडिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इट सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही होता है ना बेटा, इट सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बेटा
अगर आप कोई दूसरा चार्ज ला रहे हो इस चार्ज के अंदर, तो क्योंकि ये चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज वाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन अदर चार्जेस। ये चीज क्लियर है बेटा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली द एरिया अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, जहां पे आप उसका इंफ्लुएंस महसूस कर सकते हो। एरिया अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, जहां पे अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आओगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, और ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन इज द सेम एज फोर्स। इसकी डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स। इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज द सेम एज फोर्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन ये भी होती है, इसकी एक अलग डेफिनेशन भी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं कि अब सपोज मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज था। अब सपोज मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों ने ड्रॉ करी होगी, रेडियली आउटवर्ड बनती है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड्स आपकी लाइन बनती हैं। है ना बेटा? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है क्या कि अगर मैं ये पूरे एरिया में एक टेस्ट चार्ज ले आऊं, अगर मैं ये पूरे एरिया में एक टेस्ट चार्ज ले आऊं, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये कितनी फोर्स मेरी एक्सपीरियंस करेगा, वो होती है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, वो होती है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, तो यहां से आप ये भी देख सकते हो कि टेस्ट चार्ज हमारा क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उससे रिपेल होएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उससे रिपेल होएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं प्लॉट करती हूँ इस तरीके से आएगी, जहां पे भी रखोगे आप रिपेल होकर दूर चला जाएगा। वैसे अगर नेगेटिव चार्ज के लिए मैं फील्ड लाइन बनाती हूँ, ये हमारी फील्ड लाइन होती है, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन बनाती हूँ मैं, तो नेगेटिव चार्ज के पास अगर मैं ये प्लस क्यू चार्ज रखूंगी तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी फील्ड लाइन बनती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की अवे बनती है, रेडियली आउटवर्ड कहते हैं इसको, नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड बनती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इज इट ओके गाइस? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया? फॉर्मूला का क्या मतलब है कि अगर मैं टेस्ट चार्ज के बारे में बात करी हूँ तो वो टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जितने भी सोर्स चार्जेस हैं उनकी वजह से, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो इसका आप एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हो, क्विकली डिराइव करेंगे, छोटा सा एक्सप्रेशन है इसका। अगर हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, सपोज मेरे पास कोई चार्ज है Q, एंड एक इसके डिस्टेंस पे एट अ पॉइंट P आई हैव प्लेस्ड अ टेस्ट चार्ज। ये जो पॉइंट P है इस पे मैंने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया है Q0। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगी, इट विल डायरेक्टली बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन Q0। फोर्स की वैल्यू आप लोगों को पता ही है कि Q0 अपॉन R स्क्वायर multiplied by r cap is this direction, divided by Q0। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है, बहुत सिंपल वैल्यू आती है, कुछ ऐसे अलग वैल्यू नहीं आई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अच्छा मेरी स्क्रीन स्टक है, एक सेकंड बच्चों, कर रही हूँ बेटा रिफ्रेश। आ गई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप वैल्यू आ गई, और इसको हम लिख सकते हैं के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। तो जो हमारे ज्यादा काम आएगा, इस केस में भी हमारे ज्यादा काम आएगा इसका, इस केस में भी हमारे जो चीज ज्यादा काम आएगी वो है इसका मैग्नीट्यूड। इस केस में भी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे ज्यादा काम आता है। तो मैग्नीट्यूड आप इसका कैसे लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर और इसकी डायरेक्शन आपकी कैसे होती है? डायरेक्शन इज, जैसा मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी लिखा है, रेडियली आउटवर्ड होती है अगर हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और डायरेक्शन जो है वो रेडियली इनवर्ड होती है, रेडियली इनवर्ड होती है अगर हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव है। बेटा मैं दिखा रही हूँ एक बार पिछली स्लाइड भी, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट बच्चों?
ठीक है, तो यहां से आप ये भी देख सकते हो कि फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलूं आगे, इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना कैसे सॉल्व करोगे। थोड़े से ना मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहे या फिर मुश्किल लग रहा है तो बता देना बेटा, हम थोड़े से और सिंप्लीफाई कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। ठीक है बेटा, तो क्या बोल रखा है यहाँ पर, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम कैरीज अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम। अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ नहीं आए फिर से समझेंगे, 2-3 बार सॉल्व करेंगे, समझ अपने आप आ जाएगा। A small sphere of mass 1 gram carries a charge of +6 माइक्रोकूलम। हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास ये एक स्फीयर है, इसका मास आपको 1 ग्राम गिवन है, इस पे चार्ज आपको गिवन है 6 माइक्रोकूलम का, इस पे चार्ज। ठीक है, इस पे हमारा जो चार्ज है वो 6 माइक्रोकूलम का चार्ज। स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन पर कूलम। अब एक हमने दीवार से इसको लटका दिया है पेंडुलम की तरह। ठीक है, ये मेरी दीवार थी, मैंने इसको एक स्ट्रिंग से लटका दिया है, और आपको बोला गया है कि ये मैंने स्ट्रिंग से तो लटका ही दिया इसको हाथ की हाथ, इसके साथ में हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू गिवन है, 400 न्यूटन पर कूलम एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नीचे की डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। ठीक है, आपको बताना है कि टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन कितनी हो जाएगी मेरी स्प्रिंग के अंदर, और अगर मैं चार्ज को रिवर्स कर दूं, -6 माइक्रोकूलम कर दूं, तब मेरी टेंशन कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो बेटा इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, तरीका बता रही हूँ। तरीका क्या है, इस स्ट्रिंग के अंदर आपकी क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, एक तो टेंशन आ गया है ना, एक तो हमारे पास टेंशन आ गया, एक नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा, एक नीचे की डायरेक्शन में हमारा mg लगेगा। और बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस स्फीयर के ऊपर कुछ फोर्स भी लगनी चाहिए, है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड act on the sphere. So what can I say? What can I say here? That tension is nothing but mg plus इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सारी वैल्यूज अज्यूम करके निकल जाएगी वैल्यू। mg की वैल्यू आपको पता है, 1 ग्राम कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 10 ले लो, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, कितना गिवन है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड 400, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, Q0 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर Q0 हमें 6 माइक्रोकूलम गिवन है, तो अगर मैं 6 माइक्रोकूलम से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻²। सो हियर व्हाट आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 10⁻² प्लस 24 × 10⁻², है ना, ऐसा ही कुछ आ रहा है, नहीं 10⁻6 आएगा इधर माइक्रो का। मैं बोलूं कुछ गड़बड़ हो रही है ना, प्लस 0.24 प्लस 0.24 इंटू 10⁻², 0.24 इंटू 10⁻²। निकल जाएगी यार टेंशन की वैल्यू इस केस में। टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आएगी, 1.24 इंटू 10⁻² न्यूटन। इज दिस ओके? हाँ पूजा बेटा, पॉइंट नहीं आएगा मतलब, आएगा ना यार पॉइंट। 400 से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से 2 जीरो कट गए, और ये 64 है, इसको आप सॉल्व करो, 6 × 4 24 इंटू 10⁻⁻4 है ना, तो उसको मैंने 0.24 इंटू 10⁻⁻2 लिख दिया ताकि इन दोनों को ऐड कर पाओ। अब यहाँ पर 1 + 0.24 बन जाएगा ना। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है कि टेंशन निकल गई भाई। जितने क्वेश्चंस करे हैं ना मैकेनिक्स में, सारे क्वेश्चंस लिख सकती हूँ इस फॉर्म से। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मैकेनिक्स करे, आई कैन एक्सप्रेस ऑल क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाउ। यही होता है जेईई और नीट के पेपर में, इसीलिए पेपर मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, चलूं आगे। अब अगला पॉइंट क्या बोला है कि अगर हम चार्ज ऑन द स्फीयर को -6 माइक्रोकूलम कर दें, तो इस केस में कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, अगर मैंने ये जो चार्ज है इसको उल्टा कर दिया,
अब हमारे पास ये मस्त ऐसे लटक रहा है, ये हमारा ऐसे दीवार है ना। अब ये दीवार से हमारा स्फीयर लटक रहा है बढ़िया एकदम। देयर इज अ स्फीयर व्हिच इज हैंगिंग ऑन द दीवार। ठीक है, ये स्फीयर का जो मास है वो आपको गिवन है 1 ग्राम, और इसका चार्ज है आपको गिवन है -6 माइक्रो कूलम, है ना। इसका जो चार्ज है वो हमें गिवन है -6 माइक्रो कूलम। तो बेटा अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस सिचुएशन में चीज समझो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी दैट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो मेरी नेगेटिव हो जाएगी ना, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो नेगेटिव लगेगी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैम हम ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। इसी डायरेक्शन में मेरी टेंशन लग रही है, इसी डायरेक्शन में मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब मुझे अगर टेंशन का एक्सप्रेशन निकालना है तो टेंशन प्लस एफ ई इज इक्वल्स टू एम जी है मेरे पास। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी माइनस एफ ई। तो ये भी कैलकुलेट कर लो। अभी पिछले केस में तो हमने एम जी निकाला था, एम जी कितना आया था 10⁻⁻²। और यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालती हूँ, यहाँ पर अगर मैं ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका एक्सप्रेशन प्लग इन कर दूंगी, तो अभी वो भी हम लोगों ने पिछले केस में निकाला था। क्या वैल्यू आई थी बच्चों उसकी, कितनी वैल्यू आई थी बेटा उसकी, -6 इंटू -24 इंटू 10⁻²। यही वैल्यू आई थी बच्चों, -24, 0.24 इंटू 10⁻²। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 माइनस 0.24 करो एक बार, 1 माइनस 0.24 करो। What will be the value in this case everyone? वेरी गुड, 0.76 आएगा। तो 0.76 इंटू 10⁻² न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट ओके गाइस? ठीक है, ये वाली चीज भी हमारी क्लियर है। ठीक है, चलूं आगे, शुड वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? चलो एक सेकेंड दो, आई थिंक बच्चे आ नहीं पा रहे हैं क्लास में। All right, I think students are unable to join. I'm not so sure why. It's okay. I think अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो I will allow them in. ठीक है, मैं बोल देती हूँ मेरे पास, एक सेकंड बच्चों, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, इसको सबने नोट डाउन कर लिया बेटा? ग्रेट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे आएंगे उनको एडमिट करते रहेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम 2019 जेई का क्वेश्चन है। एक बार इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या आएगा इसका आंसर। A bob of a simple pendulum has mass 2 gram and charge of 5 microcoulomb. It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volts per meter. So at equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical is equals to what? ठीक है, एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये कैसे निकालेंगे, एक बार इसको ट्राई करो बच्चों सबके साथ। एवरीवन ट्राई टू डू दिस।
पिछली स्लाइड एक बार देखनी है, एक सेकेंड बच्चों। वेरी गुड, डी ऑप्शन आया है। कैसे आया है बेटा? ऐसे होता है ना, वो बोलते हैं स्कूल के टीचर्स एक्सप्लेन योर स्टेप्स, तो एक बार एक्सप्लेन योर स्टेप्स कर दो। ठीक है, गुड जॉब, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन ही आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने पिछली स्लाइड ले ली है, आई थिंक माई स्क्रीन इज स्टक, लेट मी रिफ्रेश दैट। देख लो बेटा पिछली स्लाइड भी एक बार। डन। हाँ हाँ, सब में एसएचएम, एसएचएम नहीं लग रहा है इसमें तो, चलो इसमें एसएचएम नहीं लगेगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो भी चीज समझो। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि अब हमारे पास पेंडुलम है, नाउ वी आर हैविंग अ पेंडुलम। ठीक है बेटा, अब ये जो पेंडुलम है आपको गिवन है कि इसका मास आपका 2 ग्राम है और चार्ज इसका कुछ है, इट इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2000 वोल्ट पर मीटर। तो हो क्या रहा है ये चीज समझो, पहले समझो कि हो क्या रहा है, उसके बाद आगे चलूंगी। सेकंड स्क्रीन स्टक है, कर रही हूँ बेटा रिफ्रेश। अभी इज इट विजिबल गाइस? ठीक है, हो क्या रहा है कि अब हमारा जो पेंडुलम है उसको हम लोगों ने रख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से हमारी फोर्स लगेगी, इस तरीके से हमारी फोर्स लगेगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम। नीचे की डायरेक्शन में हमारा mg लगेगा, और ये जो डायरेक्शन है इसमें मेरी टेंशन लग जाएगी, ये जो डायरेक्शन है इसमें लग जाएगी टेंशन। लेट मी से दैट आपको क्या बोला है, एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल। तो हमें बोला है कि ये एंगल कितना है, ये देख लो, ये वाला एंगल कितना है ये निकाल के बता दो। तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा है, टी के कॉम्पोनेंट्स में कर सकती हूँ, है ना, ये वाला एंगल भी थीटा है। अच्छा स्टक है, एक सेकेंड बच्चों, अभी विजिबल है बेटा? अभी इज इट विजिबल गाइस? ठीक है, ये वाला एंगल हमें थीटा गिवन है, इसके अगर मैं कंपोनेंट्स करूंगी, इसके अगर मैं कंपोनेंट्स करती हूँ, इसके अगर मैं कंपोनेंट्स करती हूँ, देन दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा। तो यहां से बेटा आप इक्वेशंस को बैलेंस कर लोगे। आपको बोला है कि आपका जो ये पेंडुलम है वो रेस्ट पे है ना, पेंडुलम जो है वो आपका रेस्ट पे है, तो मतलब ये सारी फोर्सेस आपकी बैलेंस आउट हो रही है ना, तभी तो रेस्ट पे होगा। अगर हमारा पेंडुलम रेस्ट पे है, इसका यही मतलब है ना कि सारी फोर्सेस बेटा मेरी बैलेंस आउट हो रही है। तो फोर्सेस बैलेंस आउट होने का क्या मतलब है, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी। तो यहां से बेटा मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल लूंगी, tan थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए मैम, क्यू ई अपॉन एम जी, फोर्स अपॉन एम जी के बराबर आनी चाहिए ना। तो बेटा एक बार ये वाली सारी वैल्यूज प्लग इन करो और देखो कि इस केस में आंसर क्या आ रहा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर गेटिंग दिस आंसर। चार्ज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइडेड बाय mg, देन वी विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर। इज दिस ओके गाइस? यस, वेरी गुड, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ठीक है, ओके मैम, चलो फिर आगे चलते हैं। ये इसमें डालोगे ना तो मेरा जो आंसर आया था वो आया था tan थीटा की वैल्यू आई थी, मतलब थीटा की वैल्यू आई थी tan इनवर्स ऑफ 0.5, तो tan थीटा की वैल्यू 0.5 आई थी। गुड इवनिंग लक्ष्मी बेटा, क्या दिक्कत आई क्लास ज्वाइन करने में, एक बार मुझे ये बताओ। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगी इसकी, किसी बच्चे को क्लास वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चले बच्चों आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक, एक बार लास्ट टॉपिक है हमारी आज की क्लास का, वो और देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है 1 घंटे की क्लास ही थी, बट बहुत कुछ हो चुका है हमारा। तो बेटा अगली चीज जो हमें करनी है दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे अब आज की क्लास में वो है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बला है ये भी देख लो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने फोर्स के केस में तो पढ़ा था, है ना, फोर्स के केस में हमने पढ़ा था कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं और एक चार्ज पे फोर्स बतानी है तो सबकी वजह से वेक्टर सम हो जाएगा। तो बेटा वही सेम चीज तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी एप्लीकेबल है ना, वही सेम चीज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी एप्लीकेबल है। अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं,
Q1 है, Q2 है, ऐसे ऐसे करते ही मेरे पास Qn तक n चार्जेस हैं, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो बेटा सबकी वजह से वेक्टर सम कर लेंगे। एक सेकंड स्टक है, रिफ्रेश करती हूँ। इज इट विजिबल नाउ गाइस? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबकी वजह से वेक्टर सम कर लो। Q1 की वजह से मैम इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, Q2 की वजह से मैम इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, Qn की वजह से मैम इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा। तो सबका अगर हम वेक्टर सम ले लेंगे, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वही सेम चीज जो आपने फोर्स में करी थी, वही आपको यहाँ पर भी करनी है। तो जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने फोर्स में करे हैं, ऑल दोस क्वेश्चंस आर आल्सो वैलिड हियर। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने फोर्स में करे हैं, ऑल दोस क्वेश्चंस आर आल्सो वैलिड इन दिस केस। इज दैट ओके गाइस? चले बच्चों आगे। ठीक है, एक बार इसमें बताना, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। Six identical charges are placed at the corners of a regular hexagon of side A. What is the net electric field at centroid? Net electric field at centroid कितना है, ये हमें बताना है। जीरो आ जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कैसे आया भाई? हेक्सागन अगर मैं बनाती हूँ तो ऐसे बनता है ना। एक्सक्यूज माई ड्रॉइंग स्किल्स, बट ठीक है, इतने में इतना ही मिलेगा, है ना। ये जो मेरा टूल है, ये बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाने देता नहीं, डायग्राम ही नहीं आया अभी, बताओ इतना अच्छे से मैंने बनाया कोशिश करके। ठीक है, आपको ये 6 चार्जेस गिवन है बेटा, क्यू 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 और क्यू। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसके सेंट्रॉइड पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो बेटा सेंट्रॉइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो तो सारे चार्जेस की वजह से कैंसल आउट ही हो जाएगा, सबकी वजह से इक्वल फील्ड आएगा। 1 2 3 4 5 6, है ना। इस वाले की वजह से रिपल्सिव, इसकी वजह से रिपल्सिव, सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो सब लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ऐसे अगर ट्राइंगल वाला कोई क्वेश्चन दूंगी, स्क्वायर वाला कोई क्वेश्चन दूंगी, तो निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी में भी है। हाँ हाँ, जो भी सर्विस का होता है उसमें 0 हो जाता है। ठीक है, सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक बार इसका आंसर और निकाल के बताओ क्या आएगा बच्चों। बेटा अदर देन सेंट्रोइड पे फील्ड निकालने के लिए ना, मैं बता देती हूँ, उस पे भी आप निकाल सकते हो, बट उसके लिए निकालने के लिए वही है कि आपको डिस्टेंस सबका पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस पता है सबका, तो वहां पे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदर देन सेंट्रोइड पे इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फील्ड विल बी 0। अदर देन सेंट्रोइड अगर कोई पॉइंट है तो नेसेसरी नहीं है कि उस पे मेरा जो फील्ड है वो 0 आएगा। ठीक है, बट यू शुड नो द डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम एवरी पॉइंट एंड देन यू विल हैव टू डू वेक्टर सम, सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यूजुअली आप लोगों से जो सवाल पूछे जाते हैं, वो आप लोगों से सिमेट्री वाले सवाल पूछे जाते हैं। जिन सवालों के अंदर सिमेट्री होती है ना, वैसे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा आशिका, ये वाला क्वेश्चन यार बहुत सिंपल है, अभी तक बच्चों का आंसर नहीं आया, तो थोड़े से मैं ही हेल्प कर देती हूँ। दो आपके पार्टिकल्स हैं, दोनों आपके पॉजिटिव चार्ज है Q, and they are placed on two vertices of an equilateral triangle. ठीक है, these particles are placed on two vertices of an equilateral triangle, and the question is that you have to determine the value of electric field at the third vertex. Electric field at the third vertex कितना होगा, हमें निकालना है। निकाल लोगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, ये जो तीसरा वर्टेक्स है ये भी आपका a डिस्टेंस पे ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है मैम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ ऑफ देम विल बी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इफ आई एम ड्रॉइंग दिस पॉइंट ओ, देन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इसकी वजह से ऐसे आएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड गया ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड गया ऐसे। So these electric fields will make an angle of 60 degree with one another. These electric fields will make an angle of 60 degrees with one another. Right? So in this case, what we will do is, now you can calculate E net again very easily. वो वेक्टर सम का पढ़ा था ना रूल, कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो मैं निकाल लूंगी
ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e² cos 60। तो cos 60 हमारा आधा होता है क्योंकि cos 60 is half, so I will get my answer as 3 √e, है ना। तो जो e नेट की वैल्यू आएगी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, √3 k³ / a² आ जाएगी, √3 k³ / a²। ठीक है, गुड जॉब बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टक है, एक सेकंड, लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब फॉर्मूला लिख दिया है मोहित बेटा, आंसर निकल जाएगा, एक बार आंसर निकालो। ठीक है, विजिबल है बच्चों अब? चले बेटा आगे। All right, very good. So let's move forward. ठीक है यार, ये अगला क्वेश्चन भी ना जेई का क्वेश्चन है, एक बार ये देख लो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इतने क्वेश्चन हमारे लिए काफी रहेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मैं पहले ही बता रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि चार, हमारे पहले डायग्राम समझ लो, उसके बाद आगे चलेंगे। हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं, -q, +q, +q एंड -q, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन योर y एक्सिस एट द गिवन डिस्टेंस। अच्छे से समझ लो, 5-10 मिनट लगाएंगे इस क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है क्लास का हमारी आज का। ये मेरा y एक्सिस है, दिस इज माय x एक्सिस, सपोज लेट दिस बी माय x एक्सिस। तो हमें बोला क्या है कि चार मेरे पास पॉइंट चार्जेस हैं, आई एम हैविंग, अबे इतना बढ़िया क्वेश्चन पे स्टक हो गई स्क्रीन, ऐसे थोड़ी होता है। एक सेकंड बेटा, कर रही हूँ रिफ्रेश, आ गई। ठीक है, अब हमें क्या बोला क्या है, चार हमारे पास पॉइंट चार्जेस है, -q, +q, +q एंड -q, एंड दे आर प्लेस्ड एट -2d, -d, d एंड +2d। सो बेसिकली व्हाट यू आर हैविंग इज, यू आर हैविंग योर -2q चार्जेस एट द एंड्स। ये हमारे -2q चार्ज है, -q चार्ज, सॉरी, this is our -q charge, it is at a distance of 2d, it is at a distance of 2d, and this is our +q charge, this is our +q charge, is this okay? This is our +q charge, this is okay। and आपको बताना है कि किसी भी एक पॉइंट पे, let me say that this is some random point on the axis, there is some random point on the axis, इस पे नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, उसकी आपको बतानी है कि क्या उसकी वैल्यू आ रही है। तो कर लेंगे बेटा, कर लेंगे, कैसे करोगे भाई? इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रिपल्सिव होएगा, कुछ ऐसे आएगा, इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रिपल्सिव होएगा, ऐसे आएगा, है ना। सो लेट मी से दैट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इवन, दोनों जो इवन है वो हमारे इक्वल होंगे। एक सेकेंड, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ बेटा, अभी विजिबल है? ठीक है, ये जो दोनों हमारे इवन होंगे, इनकी वैल्यू हमारी रिपल्सिव होगी, क्योंकि यार पॉजिटिव चार्ज है। लेट मी से दैट दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1, let me say that they are making an angle of θ1, then this angle will also be θ1। is this okay so far? यहां तक सही है बेटा? अब ये जो -q वाला चार्ज होएगा, ये -q वाला चार्ज भी तो फील्ड बनाएगा, उसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। -q वाला भी चार्ज बनाएगा, उसका अट्रैक्टिव चार्ज, उसका अट्रैक्टिव बनेगा मामला। ठीक है, ये वाला जो फील्ड होएगा ये मेरा अट्रैक्टिव होएगा, जो मेरा नेगेटिव क्यू वाला चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, दैट विल बी अट्रैक्टिव, दैट विल बी अट्रैक्टिव। And let me say that this is making an angle of θ2, let me say that it is making an angle of θ2। is this okay? let me say that the magnitude of this field is E। is the diagram okay? डायग्राम समझ में आया तो काम हो जाएगा हमारा, अगर हमें डायग्राम समझ में आया तो काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर यार ये जो इवन इवन है, इसमें आपका साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली कॉस थीटा का कंपोनेंट बचेगा। और वैसे ही यहाँ पर ये जो E2 है, इसके अंदर भी हमारा साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा।
है ना बच्चों? तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2E1 cos θ1 माइनस 2E2 cos θ2। तो अब निकाल लेंगे ये चीज कितनी आएगी, है ना, निकाल लोगे। E1 कितना है, जो ये Q चार्ज की वजह से है, Q चार्ज और ये वाला जो चार्ज है इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर, है ना। स्टक है, एक सेकेंड बेटा। अभी विजिबल है बच्चों? मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ये क्यू चार्ज है और जो कैपिटल क्यू चार्ज है, उन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, कैपिटल डी, बेस कितना है, कैपिटल डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसमें से ये दूसरा वाला माइनस कर दो तो 2 इंटू, यहाँ पर भी यार के क्यू ही है। अब इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो अलग होएगा, इसका हाइपोटेन्यूस अलग क्यों होएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 2D के बराबर ये बने, तो इसका हो जाएगा 4D² प्लस कैपिटल डी स्क्वायर, राइट, दैट विल बी द हाइपोटेन्यूस इन दिस केस गाइस। एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है, what I'm saying is that the hypotenuse in the case of the negative charge will be under root of 4 into small d का square plus capital D का square. So let me substitute that here. Let me substitute that here. What will I get? D square plus 4D का whole square. और again cos theta 2 की वैल्यू निकालेंगे तो D base upon hypotenuse which is D square plus 4D square. आ गया E net का वैल्यू, है ना, ई नेट का कुछ वैल्यू आ गया हमारे पास, आ तो गया मैम। अब यहां से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k³ अपॉन डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर रेज टू 3/2, रेज टू 3/2। हाँ आयुष बेटा, कोई डाउट है बच्चा अभी तक? जो भी दिक्कत है बेटा चैट बॉक्स में लिख दो। आई थिंक आपको क्लास ज्वाइन करने में भी परेशानी हुई थी आज, है ना। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4D² रेज टू 3/2, रेज टू 3/2। तो नाउ बेटा अप्रोक्सीमेशन हम लोगों को गिवन है, अब अप्रोक्सीमेशन आप लोगों को क्या गिवन है, दैट डी इज मच 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 ग्रेटर देन डी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इज गिवन टू यू दैट डी इज मच 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 ग्रेटर देन डी, सो वी विल हैव टू यूज दैट इन दिस केस। ठीक है, उसको एक बार यूज करके हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको यूज करके आप लोग आंसर निकालने की कोशिश करोगे, क्या आएगा आंसर ये मुझे बताओगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। पूजा इज सेइंग नहीं बेटा, बी नहीं आएगा, गड़बड़ हो रही है, बी नहीं आएगा। चलो फिर इसको निकाल के देख लेते हैं, 2 मिनट की और बात है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेने से कुछ होगा नहीं बेटा, 3/2 है ना नीचे, एलसीएम लेके क्या करोगे, है ना। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करती हूँ, थोड़ा सा बाइनॉमियली एक्सपैंड करना पड़ेगा मामला। बाइनॉमियली एक्सपैंड अगर मैं इसको करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2k³ यहाँ पे डी भी तो है ना, तो k³ तो मेरे पास कॉमन आ गया। आई एम हैविंग 2k³ एज कॉमन, आई एम हैविंग 2k³ एज कॉमन एंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूंगी तो डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर रेज टू -3/2, है ना, स्मॉल डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर रेज टू -3/2 एंड आई विल गेट माइनस डी स्क्वायर प्लस 4D² रेज टू -3/2, डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर रेज टू -3/2। यार जीरो नहीं ले सकते ना, वही तो गड़बड़ करते हैं बच्चे की, उसको जीरो लोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। इफ यू टेक इट एज जीरो देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। अब यहाँ पर मैं इसको पता है कैसे एक्सपैंड करूंगी, अब यहाँ पर आप देखो कि मैं इसको कैसे एक्सपैंड कर रही हूँ। आई एम हैविंग दिस, ठीक है, टू एक्सपैंड दिस व्हाट विल आई डू, सबसे पहले मैं ये जो डी स्क्वायर वाली टर्म है इसको कॉमन ले लूंगी, तो मेरे पास आ गया डी स्क्वायर रेज टू -3/2।
ताकि ब्रैकेट में आई एम गेटिंग 1 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर रेज टू -3/2। तो बेटा इसका यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन डी क्यू। और अब यहां पर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा सकती हूँ। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर आई कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो मेरे पास आएगा 1 -3/2 डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। इतना ही हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, इतना ही आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। अगर मैं इतना अप्रोक्सीमेशन लेके चलूंगी तब मेरा आंसर सही आएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर है चीज। तो ये वाली चीज जब आप यहाँ पे अज्यूम करोगे, नहीं समझ में आई? हाँ आयुष बेटा, आप हैंड रेस किया है बच्चा। मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पर इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करती हूँ, तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करने का क्या मतलब होता है बेटा, कि जो आपका ये वाला टर्म है ना, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी वाला टर्म, वो आपका अलग लिख दो ताकि ये वाली टर्म हमारी छोटी हो जाए। तो इसको करने के लिए मैंने डी स्क्वायर की जो टर्म है वो कॉमन ले ली। जब कॉमन लूंगी तो डी स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 आएगा। ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर रेज टू -3/2। So now if you expand it using binomial expansion, we will get -3/2 in this case. जब आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करके एक्सपैंड करोगे तो -3/2 की टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से अगर आप कंपेयर करते हो अपने इस एक्सप्रेशन को, यहां से अगर आप कंपेयर करते हो ना अपने इस एक्सप्रेशन को, तो आप देख सकते हो कि ई नेट में एक डी और मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर मेरे पास डी रेज टू 5 है नीचे की साइड पे। यहाँ पर मेरे पास डी रेज टू 5 है नीचे की साइड पे। तो बेटा जब आप ये वाली टर्म भी निकालोगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है, इट कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी रेज टू दी पावर 4। सो दैट इज माई करेक्ट आंसर इन दिस केस। डी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। यही गड़बड़ होती है, अगर आप डी स्क्वायर को, स्मॉल डी स्क्वायर को डायरेक्टली निग्लेक्ट कर दोगे तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। इन दैट केस योर आंसर विल नॉट बी करेक्ट। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, तो इतना ही करेंगे बच्चों हम आज की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर